दोस्तों, आज हम केबीएस पीआरटी टीयर 2 एग्जाम के ऐसे टॉपिक को डिकोड करने वाले हैं जिसका नाम पढ़कर ही आधी सांस सूख जाती है। स्क्रीन पर देखिए जरा। डिसेबिलिटी स्पेसिफिक इंटरवेंशन टू मैनेज दियर डिसेबिलिटी स्पेसिफिक लिमिटेशन। मतलब नाम है किसी साउथ इंडियन मूवी का टाइटल। इतना भारी भरकम। लेकिन टेंशन मत लीजिए, आपका ये टॉपिक मैं एकदम मक्खन की तरह क्लियर करने वाली हूँ। सिंपल भाषा में समझे तो इसका मतलब है, मान लीजिए आप कोई मिल गया कि रोहित को ब्रेल लिपि पढ़ाने लगे, या ब्लैक मूवी की मिसेल को कहें कि सुनो मैं लेक्चर दे रहा हूँ, तुम बस ध्यान से सुनो। क्या बात बनेगी? बिल्कुल नहीं ना। यही है हमारा आज का ये टॉपिक। हर डिसेबिलिटी की अपनी कुछ खास लिमिटेशन यानी चुनौतियां होती हैं, और उन चुनौतियों को पार करने के लिए हमें चाहिए स्पेसिफिक इंटरवेंशन। ठीक है, तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, यानी स्पेसिफिक इंटरवेंशन का मतलब है यानी एकदम सटीक जुगाड़ या तरीके। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर दिमाग का चित्र देख रहे हैं स्क्रीन पर, यानी कि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी। यहाँ हमें कॉग्निटिव सपोर्ट और अलग टीचिंग स्ट्रेटजी लगानी होगी। यहाँ पर विजुअल इम्पेयरमेंट का यानी कि आंखों का की पिक्चर दिख रही है, यहाँ हम विजुअल एड्स की जगह टेक्टाइल और ऑडियो टूल्स देंगे। यहाँ पर ईयर का आइकन दिख रहा है, तो जिन बच्चों को हियरिंग इम्पेयरमेंट है, यहाँ उन्हें साइन लैंग्वेज या विजुअल क्लूज काम आएंगे। तो एक ही लाठी से सबको नहीं हाँकना है। केवीएस एग्जामिनर आपसे यही जानना चाहता है कि क्या आपको पता है किस बच्चे के लिए कौन सा ब्रह्मास्त्र यूज करना है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हियरिंग, विजुअल और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के लिए हमारी ये मास्टर नोट्स और अपनी नोटबुक निकाल लीजिए, क्योंकि आज के कॉन्सेप्ट जो हैं वो सीधे दिमाग में छपने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। चलिए अब आते हैं अपनी अगली स्लाइड पर। स्क्रीन पर देखिए, ये जो बीच में बड़ा बड़ा लिखा है विशेष हस्तक्षेप यानी कि स्पेसिफिक इंटरवेंशन। असल में ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, ये एक बहुत ही स्मार्ट स्ट्रेटजी है। आप इसे ऐसे समझ लीजिए, किसी नॉर्मल साइकिल में गियर और मोटर लगा देना ताकि चढ़ाई आसान हो जाए। इसके कितने पिलर हैं? इसके 4 पिलर हैं, जो यहाँ पर स्क्रीन पर आप सभी को दिखाई दे रहे होंगे, है ना। तो चलिए एक एक करके इन 4 पिलर को हम डिकोड करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे सीमाओं को कम करने का। ये जो बादल दिख रहा है, इसमें सबसे पहला क्या है? सीमाओं को कम करना, यानी कि मिनिमाइजिंग लिमिटेशन। देखिए, हम कोई डॉक्टर या जादूगर तो नहीं है जो डिसेबिलिटी को छू मंतर करके एकदम गायब कर दे, लेकिन हम बच्चे के रास्ते के बैरियर्स को कम कर सकते हैं। याद है तारे जमीन पर वो ईशानवश थी, आमिर खान ने उसकी डिसलेक्सिया की बीमारी खत्म नहीं की थी, बल्कि अपनी स्पेशल टीचिंग ट्रिक से उसे के जो पढ़ने लिखने की सीमा थी उसको कम कर दिया था। बस हमें भी वही आमिर खान बनना है। दूसरा जो पॉइंट है क्लाउड, ये दिख रहा है, यानी कि सीखने की क्षमता बढ़ाना, इनहेंसिंग लर्निंग कैपेसिटी। हर बच्चा सीख सकता है, बस उसके सीखने का पासवर्ड अलग होता है। अगर कोई बच्चा देखकर नहीं सीख पा रहा है तो उसे ऑडियो सुनाओ, छूकर सीखने का मौका दो। जैसे ही आप सही पासवर्ड डालेंगे, बच्चे का लर्निंग ग्राफ एकदम रॉकेट की तरह ऊपर चला जाएगा। और अब तीसरा जो बादल है वो क्या कहता है? वो कहता है शिक्षा और संचार में मदद, यानी कि सपोर्ट इन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन। अब आप खुद सोचिए, आपको जोमेटो से पिज्जा मंगाना हो और आपके फोन का नेट बंद हो जाए, कितनी फ्रस्ट्रेशन होती है। अपनी बात ना कह पाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए जिन बच्चों को बोलने या सुनने में दिक्कत है, उन्हें साइन लैंग्वेज या पिक्चर बोर्ड के जरिए हम कम्युनिकेट करना सिखाना हमारा काम होता है। ठीक है। चौथा जो क्लाउड है, इसमें लिखा हुआ है दैनिक जीवन में स्वतंत्रता, यानी इंडिपेंडेंट इन डेली लाइफ। अब हमारा अल्टीमेट गोल क्या है? क्या बच्चे को जिंदगी भर अपने ऊपर डिपेंड रखना है? बिल्कुल नहीं, हमें उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है, ताकि वो खुद अपने कपड़े पहन सके, अपने लिए एक कप चाय बना सके, या खुद बस के सफर मतलब बस में सफर कर सके। जिस दिन आपने एक स्पेशल नीड्स वाले बच्चे को अपना काम खुद करते देख लिया ना, समझ लेना आपकी स्पेशल एजुकेटर की डिग्री सफल होगी। तो फ्यूचर टीचर्स, अब एग्जाम में पूछे कि स्पेशल इंटरवेंशन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो ये 4 बादल आपके दिमाग में तुरंत चमकने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। वैसे आगे बढ़ने से पहले एक चीज और बता दूं, इसमें मैंने 3
डिसेबिलिटी डाली हुई है, एक इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, दूसरी है विजुअल इम्पेयरमेंट, तीसरी है हियरिंग इम्पेयरमेंट। तो अब अलग से वीडियो बनाने का टाइम नहीं है, इसीलिए मैंने तीनों को एक साथ जोड़ा है। तो आप सभी इसको देख सकते हैं, किसी भी स्ट्रीम के हैं, अपनी अपनी स्ट्रैटेजी देख के और ध्यान रख लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। तो चलिए दोस्तों, अब सीधा मैदान में उतरते हैं, बात करते हैं हमारे पहले स्पेसिफिक टॉपिक की। स्क्रीन पर देखिए श्रवण बाधिता यानी कि सहायक उपकरण, श्रवण बाधिता यानी कि हियरिंग इम्पेयरमेंट, ठीक है, और सहायक उपकरण यानी कि असिस्टिव डिवाइसेस, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। एक रियल लाइफ सिचुएशन इमेजिन कीजिए। मान लीजिए आप अपने फोन पर ईयरफोन लगाकर कोई बढ़िया सा गाना सुनते हैं, लेकिन आवाज बहुत धीमी है। आप क्या करेंगे? सिंपल सी बात है, आप वॉल्यूम बटन दबाकर आवाज बढ़ा देंगे। बस हमारा जो हियरिंग एड है वो भी इसी तरीके से काम करता है। ये बाहर की आवाज को माइक से पकड़ता है और उसे एम्पलीफाई करके उसकी फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी को बढ़ा देता है, ठीक है, और कान के अंदर भेज देता है। उसके लिए ये किसके लिए बेस्ट है? जिनकी रेजिडिवल हियरिंग बची हुई है, ठीक है। किसके लिए बेस्ट है? जिनकी रेजिडिवल यानी कि अतिरिक्त क्षमता, ठीक है। अतिरिक्त क्षमता मतलब जो शेष क्षमता है वो बची हुई है, उनके लिए ज्यादा बेस्ट होता है, ठीक है। ये उनके काम आता है। लेकिन ट्विस्ट यहाँ आता है, अगर आपके ईयरफोन के तार ही अंदर से टूट गए हों या फोन का साउंड कार्ड ही उड़ गया हो, तब क्या वॉल्यूम फुल करने से कोई गाना सुनाई देगा? बिल्कुल नहीं। तब हमें अंदर की वायरिंग बाईपास करनी पड़ेगी। तो यही एंट्री होती है हमारे दूसरे हीरो की, जो है कॉक्लियर इम्प्लांट, ठीक है। केबीएस टीयर 2 के एग्जाम में यहीं से सवाल फंस सकता है, इसलिए कान खोलकर सुनना। कॉक्लियर इम्प्लांट जो है कोई नॉर्मल कान के बाहर लगाने वाली मशीन नहीं है। ये क्या है? ये एक सर्जिकल डिवाइस है। इसे ऑपरेशन करके कान के अंदर फिट किया जाता है। ये कान के डैमेज हिस्से को इग्नोर करके सीधा हमारे दिमाग की नस को इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजता है, एकदम डायरेक्ट ब्रॉडबैंड कनेक्शन, ठीक है। और इन दोनों का अल्टीमेट फायदा क्या होता है? जैसा कि स्लाइड की राइट साइड में लिखा है कि इससे बच्चे को ध्वनियां सुनने और भाषा सीखने में सहायता मिलती है, ठीक है। लॉजिक सी बात है ना दोस्तों, जब बच्चा कुछ सुनेगा ही नहीं तो वो बोलना कैसे सीखेगा? लैंग्वेज सीखने के लिए इनपुट जाना बहुत जरूरी है। जैसे बर्फी मूवी में रणवीर कपूर का कैरेक्टर सुन नहीं पाता था, इसलिए वो बोल नहीं पाता था। तो ये डिवाइस सिर्फ सुनने की मशीनें नहीं है, ये स्पेशल बच्चों के लिए एक पूरी नई दुनिया है और कम्युनिकेशन का दरवाजा है। क्लियर हो गया दोनों का डिफरेंस? अब एग्जामिनर चाहे हियरिंग एड पूछे या इम्प्लांट, आपका नंबर पक्का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिए, पिछले स्लाइड में हमने बच्चे की सुनने की मशीनें तो लगा दी, लेकिन क्या सिर्फ मशीन लगाने से बच्चा फराटेदार लेक्चर देने लगेगा? बिल्कुल नहीं। असली मेहनत तो अब शुरू होती है। स्क्रीन पर देखिए, ये 3 जादुई तरीके यहाँ पर दिए गए हैं। सबसे पहला जो तरीका है वो क्या है? स्पीच थेरेपी, यानी बोलने और शब्दों के उच्चारण का अभ्यास। अब ये क्या है? जैसे जिम में जाकर हम अपनी बॉडी के मसल्स को ट्रेन करते हैं ना, वैसे स्पीच थेरेपी में बच्चे के मुंह, जीभ और गले के मसल्स की ट्रेनिंग कराई जाती है, ताकि वो शब्दों का सही उच्चारण कर सके। दूसरा जो है वो है सांकेतिक भाषा, यानी विचार व्यक्त करने के लिए। याद है जब क्लास में टीचर बोर्ड की तरफ मुड़ती थी तो हम पीछे बैठे दोस्त को समोसे खाने या चलने का इशारा करते थे। बस वही इशारे यहाँ एक पूरी साइंटिफिक लैंग्वेज बन जाते हैं। अगर आपने संजीव कुमार और जया भादुड़ी की क्लासिक फिल्म कोशिश देखी हो तो आप समझ जाएंगे कि इशारों में भी पूरी दुनिया की बातें हो सकती हैं। ये बच्चे को अपने थॉट्स और इमोशन एक्सप्रेस करने की आजादी देता है, ठीक है। और तीसरा है होठ पढ़ना, यानी कि लिप रीडिंग। सामने वाले व्यक्ति के होठों की गति देखकर समझना। ये तो एकदम जेम्स बॉन्ड वाला काम है। कभी टीवी म्यूट करके न्यूज एंकर की होठ देखकर पढ़ने की कोशिश की है, समझने की कोशिश की है? बस इसमें बच्चे सामने वाले के होठों की मूवमेंट और फेशियल एक्सप्रेशन से पूरी बात डिकोड करते हैं। अब यहाँ पर एक स्टिकी नोट लगा हुआ है, उसको ध्यान से देखिए। यहाँ पर एक प्रो टिप दिया गया है, ठीक है। इस प्रो टिप को अपने दिमाग में हमेशा के लिए चिपका लीजिए। केबीएस वाले इस पर जरूर सवाल घुमाएंगे। यहाँ पर है दृश्य आधारित शिक्षण बहुत जरूरी है, ठीक है। तो
जरा सोचिए, अगर आप सेकंड क्लास के किसी बच्चे को एसएसटी पढ़ा रहे हो और वो इंग्लिश में भारी भरकम शब्दों में अटक रहा है, तो आप क्या करेंगे? आप उसे सीधा ग्लोब या कोई पिक्चर दिखाएंगे ना? बस वही मास्टर ट्रिक यहाँ लगानी है। जो बच्चे सुन नहीं सकते, उनकी आंखें ही उनके कान होती हैं। इसलिए अपनी क्लास को चित्रों, चार्ट्स, फ्लैश कार्ड और वीडियोज से भर दो। ये पॉइंट एक हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे के एजुकेशन के लिए संजीवनी बूटी है। एग्जाम्स में ये कीवर्ड्स दिखें तो समझ जाना, आपका एक नंबर पक्का है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। तो दोस्तों, अब आते हैं असली क्लासरूम पॉलिटिक्स पर। मेरा मतलब है कक्षा में विशेष व्यवस्था, यानी कि क्लासरूम का मैनेजमेंट देखेंगे। यहाँ पर स्क्रीन पर ये जो डायग्राम दिख रहा है, आप सभी इसको देख रहे होंगे, ठीक है? तो यहाँ पर जो ये ड्राइंग है, 5वीं क्लास की ड्राइंग जैसा सिंपल लग रहा है ना ये, लेकिन केबीएस के एग्जाम में सीधे सीधे मेरिट लिस्ट में ऊपर ले जा सकता है ये। तो जरा याद करिए, आपके स्कूल के दिन हम सब बैंक बेंचर बनने के लिए क्या क्या जुगाड़ नहीं करते थे। पीछे बैठकर छुप छुप के टिफिन खाना, गप्पे मारना। लेकिन जब बात एक हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे की आती है, तो उसके लिए क्लास की वीआईपी सीट होती है एकदम फ्रंट रो पर, ठीक है? वैसे अभी जो बैठने का तरीका है वो यू शेप में कर दिया गया है, इस तरीके से टेबल लगी होती हैं, ठीक है? और इस तरीके से बच्चे उसमें बैठे होते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। अब यहाँ पर टीचर यहाँ पर होता है, ठीक है? तो यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ बच्चे जो है बिल्कुल सामने एकदम टीचर की रडार में बिठाया गया है, ठीक है? यहाँ पर जो ये येलो कलर से हाईलाइट किया गया है। अब यहाँ पर एकदम फ्रंट में क्यों बैठाया गया है? क्यों, कोई सजा देने के लिए? बिल्कुल नहीं। याद है पिछली स्लाइड में हमने क्या डिस्कस किया था? लिप रीडिंग। अब आप ही लॉजिक लगाइए, अगर ये बच्चा क्लास में सबसे पीछे बैठेगा, तो उसे टीचर के होंठ और एक्सप्रेशन कैसे दिखेंगे? जेस्चर, पोस्चर, बॉडी लैंग्वेज कैसे दिखेगा? उसे तो बस सामने वाले बच्चों के सिर और नए नए हेयर स्टाइल ही देखने को मिलेंगे। इसलिए स्पेशल एजुकेशन का रूल नंबर 1 है, ऐसे बच्चे को हमेशा सामने बिठाना चाहिए, ताकि उन्हें शिक्षक का चेहरा एकदम क्लियर दिख सके। टीचर के फेशियल एक्सप्रेशन, हाथों के इशारे यानी जेस्चर, होठों के मूवमेंट, ये सब बच्चे के लिए किसी हॉलीवुड मूवी की सब टाइटल्स का काम करते हैं। अगर टीचर ब्लैक बोर्ड की तरफ मुंह करके यानी अपनी पीठ दिखाकर पढ़ा रहे, तो इस बच्चे के लिए लेक्चर म्यूट होने के बराबर है। तो एज अ स्पेशल एजुकेटर, आपकी क्लास की सिटिंग अरेंजमेंट ऐसा होना चाहिए कि बच्चा डायरेक्ट विजुअल कांटेक्ट बना सके, तभी तो असली पढ़ाई होगी, ठीक है? तो यहाँ पर शिक्षक का चेहरा कैसा होना चाहिए? एकदम सामने, स्पष्ट दिखना चाहिए। शिक्षक के सामने बच्चा होना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ तक क्लियर है? अगर क्लियर है तो दबा के लाइक कीजिए, और हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। तो एजुकेटर्स, चलिए गियर्स चेंज करते हैं। कानों से अब चलते हैं आंखों की तरफ। स्क्रीन पर देखिए हमारी नई स्लाइड, दृष्टि बाधिता यानी पढ़ने की तकनीकी, यहाँ पर देखने वाले हैं हम। अब एक पल के लिए इमेजिन कीजिए कि आप रात में कमरे में हैं, अचानक लाइट चली गई और घनघोर अंधेरा हो जाए। आप अपना फोन या पानी की बोतल कैसे ढूंढते हैं? हाथों से टटोल कर, राइट? बस यही टच यानी स्पर्श इन बच्चों की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्या है? ब्रेल प्रणाली, पढ़ने और लिखने के लिए स्पर्श आधारित लिपि। अब यहाँ पर ब्रेल दिखाई दे रही होगी, जिसमें कितने डॉट हैं? 6 डॉट हैं, ठीक है? यहाँ पर 6 डॉट आप सभी को दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है? दिख रहे हैं ये कोई रैंडम डिजाइन नहीं है, ये पूरी की पूरी लिपि है। जैसे काबिल मूवी में ऋतिक रोशन अपनी उंगलियों से छूकर अपनी दुनिया देख सक लेता था, है ना? अपनी घड़ी का टाइम बता देता था। वैसे ही ये बच्चे अपनी उंगलियों के पोरों से पूरी की पूरी किताबें पढ़ लेते हैं। इसे टेक्टाइल यानी स्पर्श आधारित लिपि कहते हैं। इसको किसने दिया था? लुईस ब्रेल ने। सच में इन बच्चों की एक तीसरी आंख दे दी थी लुईस ब्रेल ने, ठीक है? लेकिन दोस्तों, अब जमाना 5G और AI का है, तो भला हमारे स्पेशल बच्चे क्यों पीछे रहे? दूसरी तरफ सहायक तकनीकी यहाँ पर दिख रहा होगा आप सभी को, जिसमें स्क्रीन रीडर, ऑडियो बुक, टॉकिंग कैलकुलेटर, ठीक है? ये सारी चीजें हैं। तो यहाँ पर आज के स्मार्टफोन और लैपटॉप में स्क्रीन रीडर जैसे टॉकबैक या वॉइस ओवर आते हैं, ठीक है? जो स्क्रीन पर लिखा है सब पढ़कर
सुना देता है। इसके अलावा ऑडियो बुक्स और टॉकिंग कैलकुलेटर, मतलब अब मैथ्स की कैलकुलेशन के लिए स्क्रीन घूरने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेटर खुद बोलकर बताएगा। ये टेक्नोलॉजी इन बच्चों के लिए किसी सुपर पावर से कम नहीं है। अब जरा नीचे लिखे हाईलाइट नोट पर फोकस करिए, जहां पर लिखा है लो विजन वाले बच्चों के लिए लार्ज प्रिंट बुक्स का उपयोग। ठीक है, यहाँ पर केबीएस वाले अक्सर गूगली फेंकते हैं और बच्चे क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। ध्यान रखिए, हर विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे पूरी तरह से ब्लाइंड नहीं होते हैं, कुछ को सिर्फ धुंधला या कम दिखाई देता है। अब अगर आप उनके हाथ में ब्रेल की किताब पकड़ा देंगे तो वो आपके टीचिंग मेथड पर ही सवाल उठा देंगे। तो उनके पास थोड़ी बहुत विजन बची है, यानी कि रेजिडेबल विजन होती है, तो उसका हमें इस्तेमाल करना है। उनके लिए हमें बस किताबों का फॉन्ट साइज बढ़ाना है, लार्ज प्रिंट बुक, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम अपने दादा दादी के फोन में व्हाट्सएप के अक्षरों को बड़ा कर देते हैं ना, ताकि उन्हें चश्मा ना ढूंढना पड़े। तो एग्जाम के लिए ये बहुत ही उपयोगी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिए दोस्तों, पिछली स्लाइड में हमने बच्चों को पढ़ना लिखना तो सिखा दिया, लेकिन क्या वो बच्चा हमेशा एक ही कुर्सी पर बैठे रहेगा? बिल्कुल नहीं। उसे दुनिया भी तो एक्सप्लोर करनी है भाई, स्कूल कैंटीन तक भी तो जाना है। तो स्क्रीन पर देखिए, यहाँ पर दो बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट लिखे हुए हैं। ठीक है, ये जो पावरफुल कॉन्सेप्ट हैं, चलिए एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो है ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी ट्रेनिंग, यानी कि सफेद छड़ी के प्रयोग से सुरक्षित चलना फिरना सिखाना। ठीक है, ओरिएंटेशन का मतलब है ये समझना कि मैं अभी कहाँ हूँ, और मोबिलिटी का मतलब है मुझे जाना कहाँ है, वहां तक सुरक्षित कैसे पहुंचूं। जरा सोचिए, अगर मैं आपकी आंखों पर पट्टी बांध दूं और बोलूं कि जरा किचन में जाओ और पानी ले आओ, तो आप रास्ते में कितने सोफे मेज दरवाजों से टकराएंगे? बहुत ज्यादा, है ना। बस यही काम आती है ये सफेद छड़ी। यहाँ पर छड़ी दिखाई दे रही है, इसको व्हाइट केन बोलते हैं। ये कोई आम डंडा नहीं है, ये इन बच्चों का रडार या सेंसर होती है। जैसे डेयर डेविल सीरीज में हीरो अपनी छड़ी और सेंस से पूरी दुनिया का मैप दिमाग में बना लेता है, वैसे ही ये बच्चे अपनी छड़ी से आसपास के गड्ढों, सीढ़ियों और खतरों को फील करके एकदम कॉन्फिडेंस के साथ सुरक्षित चलना फिरना सीख लेते हैं। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, जो है स्पर्श आधारित शिक्षण, यानी कि टेक्टाइल टीचिंग। मॉडल, उभरे हुए चित्र और वास्तविक वस्तु का उपयोग। मान लीजिए आप दूसरी क्लास के किसी बच्चे को एसएसटी का कोई लेसन पढ़ा रहे हैं, जैसे कि हमारे देश का नक्शा या पिरामिड। एक नॉर्मल बच्चे को तो आप बोर्ड पर ड्राइंग बनाकर या बुक में फोटो दिखा देंगे, लेकिन जिस बच्चे को दिखता ही नहीं हो, उसके लिए तो किताबों का पेज और ब्लैक बोर्ड दोनों एकदम सपाट है ना। तो उसे पहाड़ या नक्शा कैसे समझ में आएगा? यही हमें स्पर्श यानी टच का जादू दिखाना है। आपको उन बच्चों के हाथों में एक 3D मॉडल, उभरे हुए चित्र या असली ऑब्जेक्ट्स देने होंगे। जब बच्चा उस उभरे हुए नक्शे पर अपनी उंगलियां फिराएगा, तो उसके दिमाग में बिना देखे ही एकदम 4K क्वालिटी की इमेज बन जाएगी। तो केबीएस के धुरंधरों, एग्जाम में अब जब भी विजुअल इम्पेयरमेंट का सवाल आए तो याद रखना कि सफेद छड़ी उनकी आजादी है और जो टच है उनका सबसे बड़ा टीचर। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। अब आते हैं एक बहुत ही प्रैक्टिकल चीज पर। स्क्रीन पर देखिए, यहाँ पर है कक्षा में अनुकूलन वातावरण या अनुकूल वातावरण। ठीक है, इंक्लूसिव क्लासरूम इन्वायरमेंट, या हम बोल सकते हैं कंडक्टिव क्लासरूम इन्वायरमेंट। मान लीजिए आप रात को गहरी नींद में उठकर पानी पीने जा रहे हैं, और आपके किसी घर वाले ने सफाई के चक्कर में रास्ते में कोई कुर्सी या टेबल खिसका कर रख दी हो। क्या होगा? बड़ाम, सीधा पैर टकराएगा और आपकी चीखें जो है निकल जाएंगी, राइट। अब जरा सोचिए, जो बच्चा देख नहीं सकता, टोटली ब्लाइंड है, या जिसे बहुत कम दिखता है, लो विजन है, उसके लिए तो क्लासरूम भी वैसी ही एक जगह है। इसलिए हमारी क्लास का सेटअप एकदम स्मार्ट होना चाहिए। ठीक है, बल्ब की तरफ ये देख सकते हैं। सबसे पहले ये चमकता हुआ बल्ब आपको पर्याप्त रोशनी, यानी कि एडुकेट लाइटिंग, ये पॉइंट खासकर हमारे लो विजन वाले बच्चों के लिए है। याद है, जब हम किसी फैंसी कम रोशनी वाले कैफे में जाते हैं तो मेन्यू कार्ड के लिए फोन की टार्च जलानी पड़ती है। वैसे ही कम रोशनी में इन बच्चों की आंखों पर बहुत स्ट्रेन पड़ता है, इसलिए इनके डेस्क के आसपास लाइट एकदम चकाचक होनी चाहिए। और दूसरी सबसे जरूरी बात है जो सामग्री है,
हमेशा एक ही जगह पर व्यवस्थित रखना चाहिए। ठीक है, मतलब स्लाइड के राइट साइड में लिखा है वो इंग्लिश कोड, जरा ध्यान से पढ़िए। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, प्रेडिक्टेबली इक्वल सेफली, मतलब अनुमान लगा पाना ही सुरक्षा है। मतलब अगर बच्चे को पहले से ही पता है कि उसकी चीजें कहाँ रखी हैं तो वो सेफ है। अगर कल क्लास का डस्टबिन दरवाजे के दाईं तरफ था और आज वहीं होना चाहिए, अगर किसी ने हटा दिया तो क्या होगा, काफी दिक्कत होगी उन बच्चों को। अगर आपने क्लास को सुंदर बनाने के चक्कर में रोज फर्नीचर की जगह बदल दी तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा और टकरा कर गिर जाएगा। चीजों की एक फिक्स प्लेस होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि इन बच्चों जो क्या करता है, इन बच्चों को कॉन्फिडेंस देखता है, वो अपने दिमाग में पूरी क्लास का एक मेंटल मैप बना लेते हैं। तो केबीएस के फ्यूचर टीचर्स, अगर एग्जाम में सवाल आए विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे के लिए सबसे सेफ क्लासरूम कैसा होता है, तो जवाब है जहां रोशनी भरपूर हो और चीजें रोज अपनी जगह पर ही मिले। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। तो मेरे स्पेशल केबीएस के एजुकेटर्स, अब तक हमने आंख और कान की बात कर ली, अब हम पहुंच गए हैं सीधे हेडक्वार्टर में यानी दिमाग में। ठीक है, स्क्रीन पर देखिए हमारी तीसरी और बहुत ही क्रिटिकल कैटेगरी यहाँ पर लिखी हुई है, बौद्धिक विकासात्मक विकलांगता यानी कि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी। अब यहाँ कहानी पूरी तरह बदल जाती है। इन बच्चों का शरीर तो एकदम हमारे और आपके जैसा होता है, लेकिन इनके दिमाग की प्रोसेसिंग थोड़ी स्लो होती है। ठीक है, अब इसे ऐसे समझ लो जैसे पुराने 2G नेटवर्क वाले फोन में कोई 5G का हैवी गेम चलाने की कोशिश कर रहे हो, वो हैंग होगा, है ना। बस यहाँ भी वही होता है। अब इन्हें हम कैसे पढ़ाएं, तो यहाँ पर एक हरा बॉक्स दिख रहा होगा, इसमें लिखा हुआ है व्यक्तिगत शिक्षा योजना यानी कि आईईपी, बच्चे की सुनने की क्षमता के अनुसार अलग अलग प्लान। ठीक है, अगर आप केबीएस टीयर 2 देने जा रहे हैं तो आपको आईईपी नहीं पता, तो समझिए बिना बैठ के मैच खेलने जा रहे हैं। इस पर सवाल 100% आएगा। सिंपल भाषा में समझे तो आप किसी दर्जी के पास जाएं और आपका नाप लेकर सिर्फ आपकी बॉडी के हिसाब से कपड़े सिलता है, राइट। बस आईपी भी वही है, टेलर मेड एजुकेशन। हर आईडीडी बच्चे का आईक्यू का जो लेवल होता है वो अलग होता है। एक ही रेडीमेड शर्ट सबको फिट नहीं आती, इसलिए हमें हर बच्चे की अपनी एबिलिटी के अनुसार एकदम अलग और पर्सनल प्लान बनाना होता है। अब मान लीजिए प्लान तो हमने बना लिया, पर उसे लागू कैसे करें, तो ये सीढ़ियां बता रही हैं। ठीक है, कि कैसे लागू करें। सरल और चरणबद्ध शिक्षण। ठीक है, यानी कि टास्क एनालिसिस। इसे एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपकी क्लास में सेकंड क्लास का बच्चा है और उसे आप एसएसटी का कोई बड़ा टॉपिक पढ़ा रहे हैं या फिर उसे सिर्फ जूते के फीते बांधना सिखा रहे हैं। अगर आप उसे सीधा बोलेंगे कि ये लो जूते और फीते बांध कर दिखाओ, तो बच्चा रो देगा। हम क्या करेंगे, हम उस मुश्किल काम को छोटे छोटे चरणों में तोड़ेंगे। ठीक है, तो पहला स्टेप 1, स्टेप 1 में क्या होगा, दोनों हाथों में एक एक फीता पकड़ना सिखाएंगे पहले। स्टेप 2 पर जाएंगे। ठीक है, 2 पर जाके हम क्या सिखाएंगे, दोनों फीतों को क्रॉस करके एक्स बनाना सिखाएंगे। ठीक है, फिर स्टेप 3 पर क्या सिखाएंगे, एक फीते को लूप के अंदर से निकालना सिखाएंगे। ठीक है, जब बच्चा स्टेप 1 में मास्टर हो जाए तभी हमें स्टेप 2 पर जाना होगा। इसीलिए टास्क एनालिसिस इसको कहते हैं। ये सीढ़ियां यही समझा रही कि टॉप पर जो यहाँ पर फ्लैग दिख रहा है ना, वहां तक पहुंचने के लिए बच्चे को एक एक स्टेप करके ऊपर चढ़ाना है, उसे हेलीकॉप्टर से सीधे ऊपर नहीं फेंकना है। तो बस ये जादुई शब्द याद रखना, आईईपी और टास्क एनालिसिस। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिए दोस्तों, पढ़ाई लिखाई और टास्क एनालिसिस तो अपनी जगह है, लेकिन एक इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी वाले बच्चे के लिए किताबी ज्ञान से ज़्यादा ज़रूरी है सोसाइटी में रहना। स्क्रीन पर इस गोल गोल घूम रहे चक्र को ध्यान से देखिए। ठीक है, ये आईडीडी बच्चों की ट्रेनिंग का सबसे बड़ा सीक्रेट है। तो शुरुआत में सबसे पहले है सही व्यवहार यानी कि अप्रोप्रिएट बिहेवियर। कई बार इन बच्चों को समझ में नहीं आता कि किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है। गुस्सा आने पर वो शायद खुद को या दूसरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो हमारा पहला काम है उन्हें ये सिखाना कि क्लास में या घर पर सही व्यवहार कैसे होता है।
अब ये सही व्यवहार सीखेंगे कैसे? डंडे से? बिल्कुल नहीं। यहाँ काम आता है हमारा दूसरा स्टेप जो है सकारात्मक प्रोत्साहन। ठीक है, सकारात्मक प्रोत्साहन यानी कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। स्लाइड में ये जो क्यूट सी इमोजी देख रहे हैं आप सभी, ठीक है, ये बहुत पावरफुल है। मुन्ना भाई MBBS की जादू की झप्पी याद है? बस वही फॉर्मूला यहाँ लगाना है। जब भी बच्चा कोई अच्छा काम करे, चाहे वो सिर्फ अपनी पेंसिल सही जगह पर रखना ही क्यों ना हो, उसे तुरंत शाबाशी दो, कोई स्टिकर दे दो, उसकी पीठ थपथपा दो, क्लैपिंग करवा दो। ये पॉजिटिव रिस्पॉन्स से बच्चे का कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है और उसके पीछे अच्छे काम को बार बार रिपीट करवाना वो करेगा। ठीक है, केबीएस वाले इस पॉजिटिव रेनफोर्समेंट के टॉपिक पर एकदम फिदा है, तो इसे अच्छे से लॉक कर लीजिए। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पर जो है बिहेवियर संशोधन, यानी कि व्यवहार संशोधन, यानी कि बिहेवियर मॉडिफिकेशन। मान लीजिए बच्चा जमीन पर लेटकर जिद कर रहा है, तो क्या हम उसे इग्नोर करेंगे? नहीं, हमें उसे इस नेगेटिव बिहेवियर को मॉडिफाई करना होगा। हम उसकी अटेंशन डाइवर्ट करेंगे या उसे समझाएंगे कि अगर वो शांत बैठेगा तो उसका फेवरेट खिलौना मिलेगा। धीरे धीरे क्या होगा, उसका रोना कम हो जाएगा। अब इन चीजों का अल्टीमेट बॉस कौन है? हमारा चौथा पॉइंट जो है जीवन कौशल। ठीक है, यहाँ पर सेल्फ केयर एंड सोशल लिविंग भी ऐड है। ठीक है, तो ब्रैकेट में ये चीजें देख ली आपने। हमें इन बच्चों को आइंस्टीन नहीं बनाना है, हमें इंडिपेंडेंट बनाना है। वो खुद से ब्रश कर सकें, वो अपने कपड़े पहन सकें, ठीक है, वो अपने दोस्तों के साथ लंच शेयर कर सकें, नमस्ते या गुड मॉर्निंग बोल सकें। यही उनके लिए सबसे बड़ी डिग्री है। तो याद रखिएगा, केवीएस टीयर 2 के एग्जाम में जब भी आईडीडी बच्चों के बिहेवियर की बात आए, तो ये 4 पॉइंट्स का चक्र आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली घूम जाना चाहिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। चलिए दोस्तों, अब आते हैं आईडीडी यानी कि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी के एक और बेहद जरूरी पॉइंट पर। स्क्रीन पर देखिए, आईडीडी यानी कि शिक्षण शैली। ठीक है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी की टीचिंग स्टाइल, मतलब क्लासरूम में इन बच्चों के साथ आपका टीचिंग स्वैग कैसा होना चाहिए। सबसे पहले लिखा है कि दृश्य और क्रियात्मक शिक्षण। देखिए, बोरिंग लेक्चर सुनना किसी को पसंद नहीं होता है। ठीक है, वैसे दृश्य क्रियात्मक शिक्षण की इंग्लिश की बात करें तो विजुअल एंड एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होता है। इन बच्चों बोरिंग लेक्चर सुनना किसी को पसंद नहीं होता है। इन बच्चों का अटेंशन स्पैम और भी कम होता है। एक रियल लाइफ सिचुएशन सोचिए। मान लीजिए आप किसी सेकंड क्लास के बच्चे को एसएसटी पढ़ा रहे हैं। अगर आप उसे सिर्फ किताब से यातायात के साधन रटवाएंगे तो वो पक्का उबासी लेने लगेगा। लेकिन अगर आप उसे एक टॉय दे दें या चार्ट पेपर या ट्रेन की फोटो दिखाकर छुक छुक की आवाज निकालें, तो वो खेल खेल में तुरंत सीख जाएगा। बस आईडीडी बच्चों का भी यही मेथड है, प्लेवे मेथड। ठीक है, एकदम मैजिक की तरह काम करता है। थ्योरी कम और पिक्चर ज्यादा। ठीक है, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं? चित्र, गतिविधियां और खेल आधारित शिक्षण होता है ये। ठीक है, अब जरा इस स्प्रिंग को ध्यान से देखिए। यहाँ पर स्प्रिंग दिखाई दे रही है। स्प्रिंग का मतलब क्या है? यहाँ पर ये कोई टाइम पास ड्राइंग नहीं है, ये सीखने का पूरा प्रोसेस है। और इसके नीचे हमारा सबसे बड़ा हथियार लिखा है दोहराव और अभ्यास, यानी कि रिपीटेशन एंड प्रैक्टिस। अब आप ही बताइए, शोले का डायलॉग कितने आदमी थे आप सबको आज तक क्यों याद है? क्योंकि टीवी पर वो हजारों बार रिपीट हुआ है। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी बच्चों की शॉर्ट टर्म मेमोरी में जो होती है वो थोड़ी कमजोर होती है। वो आज एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, कल एकदम गजनी के आमिर खान बन जाएंगे, मतलब सब साफ। तो इसका इलाज क्या है? इसका इलाज इस चमकते हुए स्टार पर लिखा हुआ है, मतलब बार बार अभ्यास। आपको एक ही चीज को अलग अलग मजेदार तरीकों से बार बार रिपीट करना है। तब तक रिपीट करना है जब तक वो कॉन्सेप्ट इस स्प्रिंग की तरह गोल गोल घूमकर उनके दिमाग में इन्फिनिटी यानी हमेशा के लिए सेट ना हो जाए। तो केवीएस एग्जाम में अगर ये सवाल फंसे तो आईडीडी बच्चों के लिए बेस्ट टीचिंग मेथड क्या है, तो बिना सोचे एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग और रिपीटिशन वाले ऑप्शन को लॉक कर देना। आपका एक नंबर कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। तो मेरे केवीएस के धुरंधरों, आ गए हैं हम अपने आज के इस लंबे और ज्ञान से भरे सफर के एकदम आखिरी पड़ाव पर, यानी हमारा निष्कर्ष, कंक्लूजन। स्क्रीन पर इस फॉर्मूले को जरा ध्यान से देखिए। ये कोई आइंस्टीन का
E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर नहीं है, बल्कि ये एक स्पेशल एजुकेटर का सक्सेस का फॉर्मूला है। और सच बताऊं तो केबीएस टीयर 2 का पूरा निचोड़ इसी एक स्लाइड में छुपा हुआ है। तो सबसे पहले है सही रणनीतियां, यानी कि राइट स्ट्रेटेजी, चाहे वो टास्क एनालिसिस हो या आईपी बनाना हो या फिर प्लेवे मेथड। बिना सही प्लानिंग के क्लासरूम में जाना मतलब बिना ब्रेक के गाड़ी चलाना, तो एक्सीडेंट पक्का। ठीक है। प्लस दूसरे पॉइंट की तरफ आते हैं, हम इसमें जोड़ेंगे सहायक उपकरण, यानी कि असिस्टिव डिवाइसेस। असिस्टिव डिवाइसेस कौन कौन सी? ब्रेल, हियरिंग एड, वाइट केन। ठीक है, ये सब जैसे आयरन मैन का सूट उसे सुपर हीरो बनाता है, वैसे ही डिवाइस हमारे बच्चे की सुपर पावर जो है वो बढ़ाती हैं, उनकी कमियों को ताकत में बदल देती हैं। और तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट पिलर जो है, शिक्षक और अभिभावक का सहयोग जोड़ेंगे इसमें। ठीक है, यानी कि पीयर टीचर एंड पेरेंट्स कोलाब्रेशन। अब मान लीजिए आपके स्कूल में सेकेंड क्लास वाले बच्चे को 3D मॉडल से एसएसटी बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ा दी, लेकिन घर जाकर पेरेंट्स ने सपोर्ट ही नहीं किया, तो सारी मेहनत जीरो हो जाएगी, है ना। स्कूल और घर दोनों जगह एक जैसा माहौल मिलना जरूरी है, इसलिए पेरेंट्स को अपनी टीम का वाइस कैप्टन बनना जरूरी है। और जब ये तीनों चीजें एक साथ मिलती हैं तो रिजल्ट क्या आता है? स्क्रीन पर देखिए, आत्मनिर्भरता, यानी कि इंडिपेंडेंस। यही तो है हमारा अल्टीमेट गोल। दोस्तों, हमें इन बच्चों को सिर्फ एग्जाम में पास नहीं कराना है, हमें इन्हें अपनी जिंदगी का हीरो बनाना है, ताकि कल को ये शान से सिर उठाकर जी सके। तो फ्यूचर स्पेशल एजुकेशन नीड्स के आज इस धांसू चैप्टर में बस इतना ही। मुझे पूरी उम्मीद है कि एग्जाम में अब आप इस टॉपिक के सारे सवालों को क्लीन बोल्ड कर देंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ठोक दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग और बचाते रहो। बाय।